मजेदार बने। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। और आज राष्ट्र सर्वोपरि में मैं बिहार में जो वोटर लिस्ट शुद्धिकरण हो रहा है, उस पर जो सियासत हो रही है, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं, वो खबर आपको दिखाऊंगा। और इसके बाद अमेरिका को एक संदेश पूरे भारत की तरफ से देने वाला हूं। भारत के किसान भाइयों, आज आप मुझे जरूर सुनिएगा। और इसके बाद आपको खबर बताऊंगा, दिल्ली में आतंकी साया मंडराने लगा है, कैसे उसका खुलासा हुआ है आप जरूर देखना। और आखिर में बात करूंगा छात्रों की। लेकिन आज सबसे पहले बात कर रहा हूं देश में चुनाव संपन्न कराने वालों की तरफ से सियासी पार्टियों से कुछ कहना चाहता हूं। आप आते हैं, राजनीति करते हैं, संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाते हैं और चले जाते हैं। यही चुनाव आयोग है और इससे जुड़े करोड़ों सदस्य हैं। उनके लिए आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। यही लोग, यही हमारे भाई सालों से चुनाव करा रहे हैं। जब आपकी सरकार थी तब भी यही चुनाव आयोग था। आज आपकी सरकार नहीं है तो ये चोर हो गए आपके लिए, ये खराब हो गए। इतने चुनाव हो गए हैं, सरकारें आई चली गई और आएंगी चली जाएंगी। इन्हीं लोगों को चुनाव कराना है, यही कराते हैं, यही कराएंगे और इन्होंने ही कराए थे। लेकिन आप चुनाव नहीं जीत पा रहे तो इसका मतलब यह कि सारे चोर हो गए, सब चोर हो गए। और मैं फिर कहना चाहता हूं आपको, मुझे आपकी राजनीति से कोई दिक्कत नहीं है। आप करिए राजनीति, आप करिए बीजेपी से सवाल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन देश के लिए काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों पर अगर आरोप लगाओगे तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा और डंके की चोट पर पूछूंगा। यह भी बताऊंगा कि आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। अभी बिहार में चुनाव होना है ना, बिहार के लोग सुने मुझे ध्यान से। और देश के बाकी राज्यों में भी ये वोटर लिस्ट शुद्धिकरण होने वाला है। अभी बिहार में चुनाव है, वहां तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे थे। उनका क्या हुआ वो तो मैं आपको रिपोर्ट में दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि हमारा देश है, इस देश का लोकतंत्र नेताओं ने नहीं बनाया है, उन्होंने जीवंत नहीं किया है, हमने जीवंत कर रखा है। आगे भी आपकी और ये मेरी जिम्मेदारी है कि अगर लोकतंत्र पर कोई सवाल उठाएगा, संवैधानिक संस्थाओं पर कोई सवाल उठाएगा, देश के कर्मचारियों पर कोई सवाल उठाएगा तो हम अड़े रहेंगे। क्योंकि ये नेता आप पर आरोप लगाएंगे, आखिर में मौका आपके पास आएगा इनके आरोपों को जवाब देना है। इसलिए कह रहा हूं, याद रखिएगा आपको चोर कौन कह रहा था, कैसे कह रहा था। लेकिन आज कैसे चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं ये नेता, वो आपको देख लेना चाहिए। चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, आप केवल कह रहे ना। ये सियासत भी बड़ी अजीब चीज होती है, जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर मचे हंगामे और जमीनी स्तर पर सामने आ रही असलियत को देखकर तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि संसद में दोनों सदनों में ऐसा कोई दिन नहीं बीता जब विपक्ष के सांसद हंगामा ना कर रहे हों। एसआईआर को लेकर हंगामा भी ऐसा कि कोई दिन सदन की कार्यवाही पूरी ही नहीं होती, बार बार कार्यवाही को स्थगित किया जाता है और आखिरकार अगले दिन के लिए जरूरी मुद्दों पर जो बात होनी थी वो फिर टल जाती है, क्योंकि ये विपक्षी सांसद एसआईआर के मुद्दे पर बवाल काटने से बाज नहीं आ रहे। लेकिन चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट ड्राफ्ट को लेकर जो दावा किया वो विपक्ष की नियत और नियति दोनों पर सवाल उठाता है। चुनाव आयोग का दावा है कि बिहार चुनाव में मतदान से पहले वोटर लिस्ट ड्राफ्ट को जारी के 1 सप्ताह बीत चुका है, लेकिन इसके बाद भी विपक्ष की तरफ से कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गई। चुनाव आयोग ने बताया
5015 दावे और आपत्तियां जरूर मिली, लेकिन वो सीधे मतदाताओं से, उनमें कहीं भी सियासी दलों का कोई लेना देना नहीं है। इन 7 दिनों में तो कोई एक विपक्षी सांसद भी चुनाव आयोग के पास नहीं पहुंचा और वोटर लिस्ट में कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। लेकिन बिहार विधानसभा से लेकर लोकसभा राज्यसभा तक विपक्षी खेमा हंगामा खड़ा कर रहा है। ये विपक्ष का दोहरा चेहरा नहीं तो और क्या है। चुनाव आयोग का यही दावा बताता है कि विपक्ष के हाथ खाली हैं और सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव में हार के डर के कारण ये पूरा माहौल बनाया जा रहा है। खुद न चर्चा करना चाहता न सदन चलने देता, वो चर्चा से खुद भाग रहा है। वो खुद जनता के साथ धोखा कर रहे हैं और जनता इस बात को देख रही, जनता उनको माफ नहीं करेगा। हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि ये SIR का काम जो है वो बिहार में हो रहा है। अब बिहार के लोगों में इसका कोई असर नहीं है। ये दिल्ली में हल्ला कर रहे हैं। बिहार में SIR का काम बहुत बढ़िया तरीके से इलेक्शन कमीशन ने किया है। विपक्ष जिस तरह से हंगामा काट रहा है, देश की जनता का करोड़ों रुपए सदन में हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। इस बीच चुनाव आयोग ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नाम पर 2 वोटर ID कार्ड मामले में दूसरा नोटिस भेज दिया है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी से कहा कि उन्होंने 1 अगस्त को जो एपिक नंबर डालकर बताया था, उससे जुड़ा वोटर ID वो चुनाव आयोग को 8 अगस्त तक जमा करा दे। ये पिछले नोटिस में ही चुनाव आयोग ने तेजस्वी से कहा था, लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। पहले नोटिस का जवाब न मिलने पर चुनाव आयोग ने तेजस्वी को दूसरा नोटिस भेजा और 2 दिनों में जवाब मांगा। तेजस्वी यादव 2 वोटर ID कार्ड मामले में घिर गए हैं, लेकिन तेजस्वी ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे, ठीक उसी तरह राहुल गांधी ने बीते चुनाव में वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां सबूतों के साथ गिनवाई। राहुल ने कहा कि वोटर लिस्ट में दर्जनों ऐसे नाम हैं जिन मतदाताओं के घर का नंबर 0 था। ऐसे मतदाताओं के पिता का नाम कॉलम में अंग्रेजी के अक्षर में लिखा हुआ था। कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने कुछ नाम दिखाए भी। फादर्स नेम ILSDHFHUG। तो थोड़े और फादर्स नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके। DFOIGOIDF फादर्स नेम। राहुल गांधी का दावा है कि 3 तरह की धांधलियां की गई। या तो घर का पता होता ही नहीं है, या फिर एड्रेस 0 होता है, हाउस नंबर 0 होता है, स्ट्रीट नंबर 0 है, या फिर घर के पते को वेरीफाइड नहीं किया जाता। कांग्रेस नेता ने कहा कि 40,000 ऐसे वोटर हैं। राहुल ने अपने प्रेजेंटेशन में महाराष्ट्र और कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाई और दावा किया कि दोनों राज्यों में संदिग्ध वोटर हैं और वोटों की चोरी बड़े पैमाने पर की जा रही है। We stated with certainty in our mind that Maharashtra election was stolen. Voter list is the property of this country. The Election Commission refuses to give us the voter list. So these 2 things made us believe with reasonable certainty that the Election Commission of India was colluding with the BJP. अब देखना यह है कि राहुल के दावों में कितना दम है। कहीं उनके दावे भी तेजस्वी की तरफ फर्जी तो नहीं हैं। चुनाव आयोग को गलत ठहराने के चक्कर में वो मोटे मोटे आंकड़े तो लेकर सबके सामने नहीं आ गए। राहुल गांधी ने हफ्ते भर पहले जिस एटम बम को फोड़ने का दावा किया, आज उन्होंने ये लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन दिखाकर उसे फोड़ने की कोशिश की। लेकिन अब सबको इंतजार है चुनाव आयोग के जवाब का। चुनाव आयोग ने राहुल से कहा कि वो पहले शपथ पत्र पर साइन करें, लिखित तौर पर सबूत पेश करें ताकि इस बारे में एक्शन लिया जा सके, और साफ कहा कि अगर जानकारी गलत पाई गई तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। इधर बीजेपी राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर हमलावर हो गई है। Special intensive review of the electoral roll had happened numerous times. It has been carried out throughout since independence. The claims made by Sri Rahul Gandhi and his team are completely bogus. क्योंकि जिस तरह तेजस्वी ने EPIC नंबर दिखाकर देश को बरगलाने की कोशिश की थी, कोई बड़ी बात नहीं उसी रास्ते पर राहुल भी चल रहे हो, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, सियासी हो सकते हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाने वाले, भारत के कर्मचारियों पर आरोप लगाने वाले कान खोलकर सुन लें। अगर आप उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाएंगे तो मैं बार बार राष्ट्र सर्वोपरि में आपसे सवाल पूछूंगा और बताऊंगा आपको कि आप लोग गलत कर रहे हैं। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे।
एक और खबर लेकर आया हूं। ये दिख रहा है ना आप, ट्रंप ट्रंप ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति, लेकिन दुनिया के लिए वो सिर्फ एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट बन गए। क्योंकि जब से वो राष्ट्रपति बने हैं उन्हें लग रहा है कि मैं जो कहूंगा वो पत्थर की लकीर हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। और भारत से टैरिफ पर मुंह की खाने के बाद ट्रंप के खिलाफ रूस, चीन, जापान तक हो गए हैं। हमारे साथ आ गए सारे देश। और पीएम मोदी ने तो देश के किसानों के हित की बात कह दी है। लेकिन अब मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं, सुनिए ध्यान से। आप सोच रहे होंगे क्या लिखा है आपने, भारत मांसाहारी दूध नहीं लेगा। मुझे पता है कई लोग यही पढ़ रहे हैं ये क्या चीज है। तो आप ठहरिए, क्योंकि आपने टैरिफ से किसानों का संबंध सुना होगा, लेकिन ये संबंध कैसा है मैं आपको आसान भाषा में, बिल्कुल चिंता मत करिए, आप आसान भाषा में समझा रहा हूं। इसे रिकॉर्ड कर लीजिए आप। किसान भाइयों, मेरे देशवासी, भारत आपके लिए अमेरिका से भिड़ रहा है। जो भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, उसे यह अमेरिका दूध बेचना चाहता है। सोचिए आप जरा, भारत में अमेरिका की दूध कंपनियों का सामान आए, यह अमेरिका कह रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा करने से मना कर दिया है। और इसका कारण आप सुनेंगे तो आप गुस्से से भर जाएंगे। सुनिए ध्यान से। जो अमेरिका में दूध है या उससे जुड़ी सामग्री बनती है, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं वो मांसाहारी हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने, मांसाहारी। अमेरिकी डेयरी फार्म में गाय को जो चारा आप खिलाते हैं ना, उसमें बूचड़ खाने, कसाई खाने से निकला हुआ चारा ये मिला देते हैं, जानवरों का गंदा चारा। सोचिए आप क्या क्या कर रहे हैं लोग। यानी दूध को पौष्टिक बनाने के लिए उसमें मांस मिलाया जाता है या फिर खिलाया जाता है। और ये मांस भारत में प्रतिबंधित है। वो हिंदू हो या मुसलमान, इस्लामिक मान्यता वाले सब सुन लें, दोनों के लिए स्वीकार्य नहीं है। एक कारण तो ये हो गया है। दूसरा कारण पता है आपको क्या है? आप लोग, क्योंकि आप लोग हमारे किसान भाई, कृषि पर निर्भर हमारा देश, कृषि हमारे देश की रीढ़ है और कृषि से ही भारत की इकॉनमी चलती है। कई सहकारी संस्थाएं हैं, करोड़ों का काम करती हैं, कई लोगों की आजीविका का स्रोत है। उसी पर यह अमेरिका चोट करना चाहता है, लेकिन यह प्रहार कह देना चाहता हूं अमेरिका को कि भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। Been 8 hours, so let's see what happens over the next. हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। ट्रंप का टैरिफ वार दुनिया में उसे अकेला छोड़ चुका है और भारत का दुनिया में लगातार दबदबा बढ़ता जा रहा है। ब्राजील, रूस, चीन, जापान सभी एक साथ एक सुर में भारत के साथ खड़े होने की बात कह रहे हैं और यही वजह है कि ट्रंप अपनी बौखलाहट को टैरिफ के सहारे निकालने की जुगत में लग गए हैं और भारत पर कई अन्य प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दे रहे हैं। It's only been 8 hours, so let's see what happens over the next. Yeah, you're going to see a lot more. So this is a taste of You're going to see a lot more. You're going to see so much secondary sanctions. Yes, ma'am. दरअसल अमेरिका भारत के एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में अपनी शर्तों के साथ एंट्री करना चाहता है, लेकिन भारत इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अमेरिका चाहता है कि उसके डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत में आयात की अनुमति मिले। भारत में लोग शुद्ध शाकाहारी दूध उत्पाद चाहते हैं, जबकि अमेरिका में कुछ डेयरी उत्पादों में जानवरों की हड्डियों से बने एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में डेयरी सेक्टर में करोड़ों छोटे किसान लगे हुए हैं। अगर अमेरिकी डेयरी उत्पाद भारत में आएंगे तो किसानों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही अमेरिका चाहता है कि गेहूं, चावल, सोयाबीन, मक्का और फल भारत के बाजार में कम टैक्स पर बेचे जा सकें। वो चाहता है
कि भारत अपनी इंपोर्ट ड्यूटी को कम करे। इसके अलावा अमेरिका जैव प्रौद्योगिकी जीएमओ फसलों को भी भारत में बेचने की कोशिश करता रहा है, लेकिन भारत की सरकार और किसान संगठन इसका कड़ा विरोध करते हैं। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। आज भारत तैयार है। एक तरफ अजीत डोभाल रूस में है तो दूसरी तरफ पीएम मोदी का चीन और जापान का दौरा तय हो चुका है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगस्त के आखिर में भारत के दौरे पर आ सकते हैं। इसकी वजह से ट्रंप के पसीने छूट गए हैं। अब ट्रंप को डर लग रहा है कि कहीं ग्लोबल फ्रंट पर उसके खिलाफ भारत, चीन, रूस, जापान और ब्राजील का नया मोर्चा न खड़ा हो जाए। We have got a very special relationship, a long relationship, and we highly value our strategic partnership. We have had high-level engagements, and these high-level engagements have contributed very substantially. We are very excited and delighted to learn about the visit of His Excellency the President of Russia, President Putin, to India. I think that the dates are almost finalized now. बौखलाहट में ट्रंप कुछ समझ नहीं पा रहे तो अब चीन पर भी टैरिफ लगाने की धमकी देने लगे। It may happen. I mean, I don't know. I can't tell you yet, but we did it with India. We're doing it probably with a couple of others. One of them could be China. अब ट्रंप भारत के साथ अन्य देशों के रडार पर आ गए हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि कोई पहली बार नहीं है कि भारत ने ट्रंप की हर मनमानी को सिरे से खारिज किया है। इससे पहले भी भारत पाकिस्तान युद्ध में दखलंदाजी और रूस के साथ ऑयल खरीदने पर दी गई चेतावनी की भारत ने धज्जियां उड़ा दी हैं। My administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan. दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। भारत की दुनिया में बढ़ती ताकत और मिलते समर्थन से ट्रंप को डर है कि उसका दुनिया का मसीहा बनने का सपना चकनाचूर हो जाएगा और इस चक्कर में ट्रंप भारत से दुश्मनी मोल ले रहे हैं, जिसका उनके ही देश में विरोध हो रहा है। लेकिन ट्रंप का टैरिफ वॉर भारत के लिए दुनिया भर में नए बाजार खोल रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप, आप सुन लें, अमेरिका भी सुन ले, भारत में किसान ही सर्वोपरि है, राष्ट्र ही सर्वोपरि है और उनके साथ कोई समझौता नहीं करेगा, ना मैं ना यहां की सरकार। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपसे जुड़ी हुई एक और खबर बताने वाला हूं। आज खतरे की, सिर्फ खतरे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आज जो कुछ कह रहा हूं वो आपको सुनना चाहिए। दिल्ली को घेरने की बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। आतंकियों की नजर इस देश की राजधानी पर है और अब तो खालिस्तानी भी उसी कतार में खड़े हुए हैं। सुन लो पाक परस्तों, सुन लो खालिस्तानी एजेंटों, ये 1947 वाला भारत नहीं है। अब तुम्हारा सामना उस भारत से है जो दुश्मन को घर में घुसकर मारता है और आगे भी मारेगा। हमारे जवानों की रगों में खून नहीं, आग दौड़ती है, सिंदूर दौड़ता है। हमारी खुफिया एजेंसियां साजिशों को सूंघ लेती हैं और हमारी दिल्ली पुलिस अब एक एक गद्दार को घसीट कर बाहर लाने की तैयारी में, जैसे अभी लाल किले से निकाला घुसपैठियों। हमारी सुरक्षा में, देश की राजधानी दिल्ली की सुरक्षा में ये आतंकी खालिस्तानी सेंध लगाना चाह रहे हैं। दिल्ली पर आतंकियों की नजर है और ये बात कल मैंने आपसे कही थी शो में, सबूत आपको दिखाए थे, लेकिन अब तो बात आगे बढ़ गई है। कल तक तो घुसपैठियों की नजर थी,
आतंकी जो साजिश करते रहते हैं वो भी थे, और अब तो ये खालिस्तानी भी आ गए हैं देश के खिलाफ साजिश रचने के लिए। इसलिए मैं इन सब से एक बात कह देना चाहता हूं, ये भारत है, यहां तुम्हारी हर साजिश को मिट्टी में मिलाया जाएगा। कैसे इनकी साजिश को मिट्टी में मिलाया है, देखिए ध्यान से। दिल्ली पर खतरे की ये कैसी आहट। 15 अगस्त से पहले खालिस्तानी साजिश। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली में बड़ा अलर्ट। देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए जितना उत्सुक है, उतने ही एक्टिव वो देश विरोधी भी हैं, जो सीमा पार बैठे बैठे दिल्ली को दहलाने का प्लान बना रहे हैं। और ये साजिश रची जा रही है 15 अगस्त के लिए, जब देश भर में राष्ट्र सर्वोपरि की तरंगे होंगी। उसी दिन मनहूसियत फैलाने की साजिश की जा रही है। इसके लिए आतंकियों खालिस्तानियों की नजर उस लाल किले पर है, जिसकी प्राचीर से हर साल देश के प्रधानमंत्री भाषण देते हैं। वो लाल किला जो दिल्ली की पहचान है। देश विरोधियों ने लाल किले को टारगेट करने के लिए अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता की वजह से वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लाल किले की तलाशी के दौरान 2 पुराने कारतूस मिले हैं। हालांकि दोनों कारतूस डैमेज लग रहे हैं। इन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। लाल किले में पुलिस को एक सर्किट बोर्ड मिला है जो पुराना लग रहा है। ये सारी वो सामग्री है जो बम बनाने और उसे प्लांट करने के दौरान इस्तेमाल होती है। इनकी बरामदगी ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की तरफ पूरी जांच को मोड़ दिया है। पुलिस ने इस मामले में अब FIR दर्ज कर ली है। 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है और इस अलर्ट के पीछे सबसे बड़ी वजह है खालिस्तान आतंकी। 15 अगस्त पे खालिस्तान आतंकी माहौल खराब कर सकते हैं और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को अलर्ट जारी कर खालिस्तान आतंकियों की गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश जो है वो जारी किए गए। और इसी बीच सिख फॉर जस्टिस के स्लीपर सेल 15 अगस्त में कई ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे जिसमें 15 अगस्त का जो समारोह है उसमें खलल डल सके। यही कारण है कि स्पेशल सेल को अलर्ट रखा गया है। 8 दिन बाद देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। उससे पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों की लाल किले में घुसपैठ की कोशिश, फिर कारतूस और सर्किट बोर्ड का मिलना आतंकी साजिश को लेकर संदेह पैदा करता है। इसे ऐसे ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट तो यहां तक मिला है कि खालिस्तानी आतंकी संगठन भी 15 अगस्त पर देश का माहौल खराब करने के लिए एक्टिव हो गए हैं। दुश्मन इन्हें लगातार अत्याधुनिक हथियारों की खेप भेज रहा है, जिसमें AK-47 राइफल और RDX हैंड ग्रेनेड तक शामिल हैं। और सूत्र ये भी बताते हैं कि इन्हीं हथियारों के जरिए दिल्ली को टारगेट करने की साजिश की जा रही है। सिख फॉर जस्टिस के स्लीपर सेल दिल्ली में एक्टिव हो गए हैं, जो आतंकी पन्नू के इशारे पर 15 अगस्त के मौके पर लाल किले और संवेदनशील इलाके जैसे मेट्रो स्टेशन प्रो खालिस्तान स्लोगन लिखकर माहौल खराब कर रहे हैं। यही कारण है कि दिल्ली के सभी जिलों में दिल्ली पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच की स्पेशल सेल को अलर्ट किया गया है। यहां तक कि पुलिस हेडक्वार्टर से सिख फॉर जस्टिस की एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। लाल किले की जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को 2 खाली कारतूस बरामद किए गए। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR भी दर्ज कर ली। हालांकि फॉरेंसिक के लिए इन दोनों ही कारतूसों को भेज दिया गया है। गहनता से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिरकार दोनों कारतूस किस तरीके से लाल किले तक पहुंचे। ये जांच एजेंसियों के चौकन्ना रहने का ही नतीजा है कि 15 अगस्त से पहले दिल्ली में आतंकवादियों के फंडिंग नेटवर्क पर गहरी चोट की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस की CIK इकाई ने आतंकवादियों के फंडिंग नेटवर्क का भांडा फोड़ दिया। नई दिल्ली के लाजपत नगर में ताबड़तोड़ छापेमारी कर 2 कश्मीरी व्यापारियों को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि ये व्यापारी लश्कर तैयबा के लिए वित्तीय माध्यम के रूप से काम कर रहे थे। इन व्यापारियों के पाकिस्तानी आकाओं से संबंध और हवाला नेटवर्क के माध्यम से पैसा भेजने के सबूत तक मिले हैं। इस नेटवर्क के तार देश में किन किन राज्यों तक फैले हैं, इसका पता लगाया जा रहा है। और जांच ये भी की जा रही है कि इन सब के तार कहीं एक दूसरे से तो नहीं जुड़ते। ये सभी 15 अगस्त पर दिल्ली को दहलाने की साजिश का हिस्सा तो नहीं है। हालांकि इससे पहले ये किसी देश विरोधी गतिविधि को अंजाम दे पाते, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। बता दिया है कि दिल्ली अभी दूर है, ख्वाब में भी ये कभी दिल्ली को छू नहीं पाएंगे।
दिल्ली देश की आन बान शान है, सियासी हब है, यहीं से देश चलता है, देश की राजधानी है। इस पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिर चाहे खालिस्तानी हो, आतंकी हो, वो मिलकर कितनी ही साजिश क्यों ना कर लें, ये बात इनके जहन में बैठा लेनी चाहिए कि देश का हर नागरिक उसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और वो इनके हर प्लान को नेस्ते नाबूद कर देगा। देखा दर्शकों, आप सुरक्षा के लिहाज से मैं आपको आगाह कर रहा हूं, सावधान कर रहा हूं और गंभीरता से बता रहा हूं, लेकिन हमारी सेना और पुलिस की हमें तारीफ करनी चाहिए कि वो इस तरह की साजिश से पर्दा उठा रहे हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात कर रहा हूं आपके भविष्य की, यानी देश के छात्रों की। और आपको एक बार फिर लेकर चलता हूं बिहार की सड़कों पर घमासान मचा हुआ है, उसी की खबर दिखाने वाला हूं आपको। स्वामी विवेकानंद का एक संदेश आपको याद होगा, आपने सुना होगा, उठो, जागो और अपने लक्ष्य पर पहुंचने से पहले मत रुको। लेकिन बिहार में तो जो स्वामी विवेकानंद के वाक्य से युवा प्रेरित होते हैं, उन युवाओं को रोका जा रहा है, पीटा जा रहा है, लाठी बरसाई जा रही है। और आप कसूर जानेंगे उनका। कसूर ये कि वो अपने हक की बात मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं, सरकार से कहना चाहते हैं। छात्रों की मांग भी सुन लीजिए। बिहार लोक सेवा आयोग की TRE 4 की परीक्षा से पहले वो STT की परीक्षा कराना चाहते हैं। क्या गलत है भाई इसमें, आप बताइए मुझे। अगर छात्र कह रहे हैं तो कम से कम सुन तो लें। परीक्षा कैलेंडर में STT साल में 2 बार होनी चाहिए थी, अब कैलेंडर में तो होनी चाहिए, लेकिन हुई नहीं। अब बताइए गलती किसकी। और अगर TRE 4 की परीक्षा STT से पहले हो जाती है तो पता है क्या होगा, हजारों पात्र अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगे। अब बताइए, इनकी बात नहीं करूं तो किसकी करूं भाई। छात्र तो सिर्फ पात्रता की मांग कर रहे हैं ना, तो फिर उसमें दिक्कत क्या है। सरकार से नौकरी तो मांग नहीं रहे, वो तो परीक्षा देना चाहते हैं। पास हो जाएंगे, उनकी किस्मत, उनकी मेहनत। जब सरकार ने डोमिसाइल नीति जो हाल ही में लागू हुई है उसे दे दिया है, फिर STT क्यों नहीं करवाई जा रही है, उसमें क्या दिक्कत है। बिहार में युवा नाराज है, प्रदर्शन कर रहा है, और अगर सरकार को यह भीड़ नजर नहीं आती है तो फिर क्या ही कहा जाए। ये छात्र अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो आपको चश्मा उतार लेना चाहिए आपकी सत्ता का। चुनाव नजदीक हैं और समझदार आप भी हैं, सोचिए इस बारे में, क्योंकि सवाल भविष्य का है, सवाल छात्रों का है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में चुनाव से पहले जंगल राज की पूरी फिल्म बन रही है, जिसमें ड्रामा भी है, एक्शन भी है, राजनीति भी है, अपराध भी है और पुलिस का लाठीचार्ज भी शामिल हो गया है। बिहार पुलिस अब लठैत पुलिस हो गई है। चुनाव आयोग के लाइट कैमरा एक्शन बोलने से पहले ही बिहार में नए जंगल राज की फिल्म तैयार होने लगी। जिन युवाओं के सहारे बिहार में राजनीति चलती है, जिन युवाओं के सहारे पार्टियां बिहार में चुनाव लड़ती है, जो युवा शक्ति बिहार में सत्ता को पलटने की ताकत रखती है, उन्हीं युवाओं को बिहार की सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। छात्रों का आंदोलन पटना विश्वविद्यालय के पास से शुरू हुआ। प्रदर्शन कर रहे छात्रों के हाथों में तख्तियां थी, जिस पर लिखा था पहले STET फिर TRE 4, STET के बिना भर्ती कैसी, और नारेबाजी हो रही थी। प्रदर्शनकारी छात्र गांधी मैदान से होते हुए डाक बंगला चौराहे और फिर CM आवास तक जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और फिर लाठीचार्ज कर दिया। छात्रों के ऊपर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई गई, किसी का सिर फूट गया तो किसी का हाथ टूटा, कोई सड़क पर ही बेसुध गिर पड़ा, और ये सब काफी देर तक पटना की सड़कों पर चलता रहा। स्टेट में जो है सर 1-2 लाख नहीं है, 10 लाख छात्र है।
10 लाख छात्र जो है गांव में जाकर के नीतीश कुमार का विरोध करेंगे और लगभग 1 से 2 करोड़ वोट नीतीश कुमार का घटेगा। जो TRE 4 कराने जा रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 2023 तक ही विद्यार्थी उसमें बैठेंगे। जो 2024 में क्वालिफाई किए हैं, 2025 में क्वालिफाई किए हैं, उन लोगों के साथ सरासर अन्याय हो रहा है। अगर एस्टेट नहीं होगा तो सरकार याद रखे कि अपना सनद का गर्मी ठंडा कर ले। जो ऊपर में सत्ता में बैठा हुआ है, ये जनसंख्या मामूली नहीं है, इसके साथ जुड़ा हुआ बहुत सारा घर है, खाक में बिठा देंगे, खाक में। दरअसल छात्रों का कहना है कि पिछले 1.5 साल से STET का आयोजन नहीं हुआ, जबकि कहा गया था कि हर साल STET की परीक्षा 2 बार ली जाएगी। लेकिन 2023 के बाद से अब तक एक भी STET की परीक्षा आयोजित नहीं की गई। STET नहीं होने की वजह से करीब 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी प्रभावित हैं। इसलिए TRE 4 की परीक्षा से पहले STET परीक्षा कराई जाए। सरकार से नौकरी नहीं मांग रहे हैं, बस सरकार से हम पात्रता परीक्षा मांग रहे हैं। नौकरी नहीं मांग रहे हैं, ये बाहरी सरकार से हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं सर। कुमार ट्वीट किया है, हम लोग को नींद भी नहीं आ रहा है, हम लोग को इतना चिंता हो गया, हम लोग का करियर बर्बाद हो रहा है, इसलिए हम लोग रोड पे आंदोलन करने के लिए आए। वहाँ पे बैठ के हम लोग आंदोलन करते करते मर भी जाएंगे ना, तो वहाँ पे देखने के लिए कोई नहीं आएगा। प्रदर्शन में छात्रों के अलावा छात्राएं भी थी। छात्रों का हुजूम जहां जहां से गुजर रहा था, वहां जाम की स्थिति बन गई। फिलहाल छात्र अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं, तो उनके शिक्षक बनने के सपने पर भी पानी फिरता नजर आ रहा है। सुनवाई नहीं हो रही है तो छात्र क्या करें? जिन वादों के साथ नेताजी गद्दी पर बैठे थे, वो वादे अब तक अधूरे हैं। देश में कई जगह छात्रों का आंदोलन चल रहा है। कहीं SSC को लेकर छात्र आवाज उठा रहे हैं, कहीं परीक्षा में धांधली की बात हो रही है, तो अब बिहार की सड़कों पर भी छात्र आ गए हैं। राजनीति एक तरफ, लेकिन देश के नेताओं को सोचना होगा कि राष्ट्र सर्वोपरि तब बनेगा जब छात्रों का भविष्य संवरेगा। छात्र परेशान हो रहे हैं और छात्रों को उनका हक मिलना चाहिए। इसके लिए उनको लाठियां नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर छात्रों को लाठियां मिलेंगी तो हम फिर कह रहे हैं कि देश के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ होगा और ये राष्ट्र हित में नहीं है। बहरहाल आज राष्ट्र सर्वोपरि में इतना ही, लेकिन आपको एक जानकारी दे दें, राष्ट्र सर्वोपरि में हम आपसे जुड़ी हुई खबरें दिखाते हैं। अगर आपके पास भी आपको कोई परेशानी है, आपके इलाके में कुछ भी ऐसा घट रहा है जो राष्ट्र के खिलाफ है, तो आप हमें बताइए, हम आपकी आवाज राष्ट्र सर्वोपरि में उठाएंगे। फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH अब आया असली स्वाद। अब